अंग्रेजी के वाक्य बनाएं 3 शब्दों से। जब भी आप इंग्लिश के सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश करेंगे या जब भी आप इंग्लिश सीखेंगे तो 3 शब्दों से आपको अंग्रेजी के वाक्य बनाने पड़ेंगे। 3 शब्द हैं, बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इनके बिना इंग्लिश का हर एक सेंटेंस अधूरा है। इनकी जानकारी के बिना, इनके अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इनका यूज़ करना आपको नहीं आता है, तो इसके बिना आप अंग्रेज़ी का कोई भी वाक्य नहीं बना पाएंगे। तो इन तीनों वर्ड्स के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी ताकि आप अपनी इंग्लिश की जब शुरुआत करें तो इनके बिना ना करें, क्योंकि इनकी जब आपको नॉलेज नहीं होगी, इनका इस्तेमाल करना नहीं आएगा, तो आपको जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे ना, उनको बनाते वक्त परेशानी आएगी। तो चलिए, कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 वर्ड्स हैं जिनकी हेल्प से हम बनाते हैं इंग्लिश के सेंटेंसेस, अंग्रेज़ी के वाक्य। तो ये 3 वर्ड्स है, वो है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये 3 शब्द है, ये तीनों वर्ड्स है। इन तीनों वर्ड्स के कमाल से ही आप अंग्रेज़ी के वाक्य बनाते हैं। डिटेल में पढ़ेंगे, इनका मतलब समझेंगे और कहाँ कहाँ किस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे, तो वो सारा तरीका मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले आपको चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का हिंदी में मतलब होता है कर्ता, काम को करने वाला। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है वर्ब, सेंटेंस का। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, जो भी क्रिया की जाती है इस सब्जेक्ट के द्वारा उसे बोलते हैं वर्ब। और जिस पर ये क्रिया की जाती है, जिस पर ये काम किया जाता है, जिस पर इस काम का असर पड़ता है, उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, यानी हिंदी में वस्तु कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु, जो भी काम का असर जिसके ऊपर पड़ता है। एंड में होता है, जब भी हम वाक्य बनाएंगे ना, उसके एंड में सबसे लास्ट में हमको ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इनका एक एक इनको डिटेल में पढ़ेंगे और इनका पूरा मीनिंग मैं यहाँ पर समझाऊंगी डेफिनेशन के थ्रू। जैसे कि एस, हम जो सब्जेक्ट होगा ना उसको इस तरीके से इंडिकेट करेंगे। इसके लिए हम एस लिखेंगे, इंग्लिश का जो कैपिटल लेटर एस होता है ना वो। तो एस यानी सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, जैसे कि ही, शी, इट। नेम यानी कोई भी नाम हो सकता है, राधा, सीता, गीता, रोहन, मोहन, इस तरीके से। आई, वी, यू, दे, ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, आपको पता है कि हर एक सेंटेंस बनाएंगे तो इनकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। अब सब्जेक्ट यानी कि कर्ता होता क्या है, हिंदी में मैं बताऊं तो काम को करने वाला जो होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, उसको हम कर्ता कहते हैं। जब भी हम वाक्य बनाएंगे ना तो कौन वाला प्रश्न हमारे सामने उठेगा, कैसे उठेगा, तो ये एग्जाम्पल के थ्रू आप समझें। जैसे कि तुम कपड़े धोते हो, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन इससे पूछेंगे इस वाक्य से, मतलब कि ऐसे बनाएंगे कि कपड़े कौन धोता है, तो कौन धोता है, यहाँ पर तुम धोता है। तुम यानी कि यू, तुम यानी कि यू। तो यहाँ पर कौन से हमको पता चल गया है कि इस वाक्य में कर्ता यानी कि सब्जेक्ट कौन है, वो है यू। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट के बारे में आपको बताया है। एक और हिंदी का वाक्य लेंगे, जैसे कि राधा कार चलाती है। कौन कार चलाती है, राधा चलाती है। तो कौन से प्रश्न किया हमने इस वाक्य को देखने के बाद, कौन कार चलाती है, राधा। तो राधा यहाँ पर नाम है, नेम है और ये है एक सब्जेक्ट। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। धीरे धीरे करके आप सारा समझें ताकि जब भी आप वाक्य बनाए ना तो आप कंफ्यूज ना हो कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है और क्या वर्ब है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर डिटेल में हम क्या करेंगे, हर एक सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे और उनका हिंदी में मीन भी बता दूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे ना तो उसमें बिना किसी रुकावट के आप उसको क्रिएट कर पाए, बना पाए उस वाक्य को। तो चलिए, क्या है सबसे पहले, जैसे कि आई यहाँ पर सब्जेक्ट है। आई का हिंदी में मीन होता है मैं। यू, यू भी, ये सारे के सारे सब्जेक्ट है। तो यू का हिंदी में मीन होता है आप
या फिर तुम, अगर छोटा होगा तो आप से आप समझ जाए कि तुम के लिए भी हम यू का इस्तेमाल करेंगे। ही का मतलब होता है HE, ही का मतलब वह है, और वह ही का यूज़ करेंगे हम किसी लड़के के लिए, पुरुष के लिए, मेल के लिए हम करेंगे इस ही का यूज़। अगर लड़की की बात करेंगे तो SHE, शी का यूज़ करेंगे, और इसका हिंदी में मीन वह ही होता है, लेकिन इस्तेमाल इसका स्त्री के लिए होता है, लड़की के लिए होता है, फीमेल के लिए होता है। WEV, वी का हिंदी में मतलब होता है हम। क्या होता है? हम। फिर है THEY, दे का हिंदी में मीन होता है वे। क्या होता है? वे। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारे पास करता है मी, यानी कि मुझे। मी यानी कि मुझे। फिर है YOU, यू का मतलब होता है आप या फिर तुम। यू का मतलब होता है आप या फिर तुम। तो यू का इस्तेमाल हम एक वचनकर्ता के लिए भी करते हैं, और हम इसका इस्तेमाल बहुवचनकर्ता के लिए भी करते हैं। हिम का मतलब होता है उसे। हिम का मतलब होता है उसे, ठीक है। और इसका यूज़ हम सबके लिए करते हैं, सारे मेल और फीमेल सभी के लिए। HER, हर का मतलब होता है उसकी, उसकी या फिर उसका, तो आप सारा सेंस लेंगे, ठीक है। का, के, की का इसको चेंज कर दे, जैसे उसका भी हो सकता है, उसकी भी हो सकता है, उसके भी हो सकता है, तो ऐसे समझ जाएं आप। और लेकिन यूज़ इसका हम करेंगे लड़की के लिए, फीमेल के लिए, किसी स्त्री के लिए। फिर है US, यानी कि अस का मीन होता है हम या फिर हमें। THEM, डैम का मतलब होता है उनको या फिर उन्हें। MY, माय, यानी कि मेरा, मेरी या फिर मेरे। मेरा, मेरी या फिर मेरे। YOUR, इसको पढ़ा जाएगा योर मतलब तुम्हारा और आपका। तो यहाँ पर तुम्हारा हो गया, तो इसका मतलब आप ले ले सभी, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। फिर आपका है तो आपका, आपकी या आपके, ऐसे सारे आप ले इनको, ठीक है। हिंदी में एक ही लिखा है, लेकिन आप सभी के बारे में सोचिए कि आपकी भी हो सकता है, आपके भी हो सकता है, ठीक है। फिर है HIS, हिज का मतलब होता है उसकी, उसका या उसके। तो हिज का इस्तेमाल हम हर का जैसे लड़की के लिए करते हैं, तो हिज का इस्तेमाल हम करते हैं पुरुष के लिए, यानी कि मेल के लिए। नेक्स्ट है OUR, आवर मतलब हमारे, हमारा या फिर हमारी, इस तरीके से। फिर है THEIR, देयर का मतलब होता है उनके, उनका या उनकी, इस तरीके से। फिर है MINE, माइन का मतलब मेरा, मेरी या मेरे। फिर है YOURS, योर्स का मतलब तुम्हारा, योर्स का मतलब तुम्हारा। हर्स का मतलब उसका, उसकी या उसके, ठीक है। पूरा ले ले आप हिंदी में इसका मीन, बस मैंने एक ही लिखा है, जैसे उसका हो गया उसकी, तो उसके भी। और यूज़ करेंगे इसका हम लड़की के लिए ही। आवर्स का मतलब होता है हमारा, OURS, आवर्स, हमारा। फिर है देयर्स, THEIRS, देयर्स का मतलब होता है उनका, उनकी या फिर उनके। तो वाक्य में किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इनका अपना कॉन्सेप्ट होता है, रूल होता है। आपको हिंदी में मीन पता होने के बाद इनको वाक्य में किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं ये भी पता होना चाहिए। तो अब हम एक एक सेंटेंसेस देख लेते हैं इन सारे सब्जेक्ट के। जैसे कि आई स्पीक, आई देखा था ना हमने, तो आई स्पीक यानी कि मैं बात करता हूँ या फिर बोलता हूँ। आई स्पीक, यू स्पीक यानी कि तुम बोलते हो या फिर तुम बात करते हो या आप बोलते हो। यू स्पीक, तो यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, आई यहाँ पर सब्जेक्ट है। सेम इसी तरीके से ही स्पीक्स यानी कि वह बोलता है, तो ही यहाँ पर सब्जेक्ट है। शी स्पीक्स यानी कि वह बोलती है, तो शी यहाँ पर सब्जेक्ट है, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर वी स्पीक यानी कि हम बात करते हैं या फिर हम बोलते हैं वी, तो वी का यूज़ यहाँ पर एक से अधिक की बात हो रही है, ठीक है। फिर है THEY, ते स्पीक यानी कि वे बोलते हैं, वे बोलते हैं, तो दे यहाँ पर सब्जेक्ट है यानी कि करता है, काम को करने वाला, तो बोलने का काम किया जा रहा है दे के द्वारा। फिर है मुझे की इंग्लिश होती है ना मी,
मुझे की मी, तो गिव मी यानी कि मुझे दो, गिव यू यानी कि तुम दो या फिर तुम्हें दो। फिर है गिव हिम यानी कि उसे दो। फिर है गिव हर यानी कि उसे दो, सेम ही है, लेकिन यहाँ जो हर है इसका इस्तेमाल हम लड़की के लिए करते हैं। यहाँ पर यू, हिम, हर ये है सब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट के रूप में इनका इस्तेमाल किया गया है। एज अ ऑब्जेक्ट इनका यूज़ हुआ है, तो कैसे हुआ है वो आप डिटेल में हम इसको आगे समझेंगे। फिर है गिव अस यानी कि हमें दो, गिव अस यानी कि हमें दो। गिव दैम यानी कि उन्हें दो, गिव दैम उन्हें दो। माई बुक यानी कि मेरी किताब, माई बुक मेरी किताब। योर बुक यानी कि तुम्हारी पुस्तक या तुम्हारी किताब। हिज बुक यानी कि उसका, उसकी किताब, उसका किताब की जगह आप उसकी किताब भी लिख लें। हर बुक यानी कि उसकी पुस्तक। आवर बुक यानी कि हमारी पुस्तक। देयर बुक यानी कि उनकी पुस्तक। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट के रूप में हम इनका इस्तेमाल इस तरीके से करते हैं। छोटे छोटे सेंटेंसेस मैंने बताए हैं, क्योंकि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो अभी ऐसे छोटे सेंटेंसेस से ही करें, इन्हीं को सीखेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ तक आपने सीख लिया है सारे सब्जेक्ट कौन से होते हैं, किस तरीके से हम इनका वाक्य में इस्तेमाल करेंगे। अब आगे हम चलते हैं वर्ब की तरफ। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, वर्ब का मतलब होता है क्रिया। जैसे कि इंग्लिश में क्रिया जो होती है ना, वो हमेशा ध्यान रखना है, जैसे खाना, पीना, जाना, सोना। तो यहाँ पर इनकी जो एंडिंग होती है वो ना से हो रही है, तो ना से हो रही है तो आप समझ जाएंगे कि ये वर्ब है। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत आप पहचान कर पाएंगे। खाना यानी कि टू ईट, अगर सिर्फ ईट लिखते हैं ना हम, तो उसका करेक्ट मीन जो होगा वो होता है खाओ, खाना नहीं होगा, खाओ, ठीक है, टू ईट, खाओ। फिर है पीना यानी कि ड्रिंक, अगर लिखेंगे यहाँ पर मैंने लिखा है टू ड्रिंक, तभी पीना का पूरा मीन बनता है। अगर सिर्फ ड्रिंक लिखा जाएगा तो पीना नहीं होगा, पियो होगा। फिर है जाना यानी कि टू गो। तो ये जो ना 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 आ रहा है ना एंड में, इस ना के लिए आप टू ऐड कर देंगे जब भी आप वर्ब क्रिया एक करेक्ट तरीके से, सही तरीके से अगर क्रिया लिखेंगे। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं इस ना की जो हिंदी है ना वो होगी टू। खा की हो गई ईट और ना की हो गई टू, तो टू ईट हो गया। पी की हो गई ड्रिंक और ना की हो गई टू, तो टू ड्रिंक हो गया। जा की हो गई गो और टू की हो गई ना के लिए हो गया टू, तो जाना यानी कि टू गो। फिर सो यानी कि स्लीप, ना यानी कि टू, टू स्लीप यानी कि सोना। सिर्फ आप टू नहीं लगाएंगे, ईट, ड्रिंक, गो, स्लीप ऐसे ही लिख देंगे तो इसका मीन क्या जाएगा हिंदी में? ईट यानी खाओ, ड्रिंक यानी पियो और गो यानी जाओ, स्लीप यानी सो। इस तरीके से ये मीन जाएगा। तो ये आपको कंडीशन याद रखनी है वर्ब में। तो ये है क्रिया यानी कि जो भी काम किया जाता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आप देख लें, वर्ब के साथ साथ कुछ हेल्पिंग वर्ब भी होती है, यानी कि सहायक क्रियाएं। ये एच और वी लिखा है, एच का मतलब हेल्पिंग, वी का मतलब वर्ब। और अभी जो हमने पढ़ी थी वो मेन वर्ब थी, यानी कि मुख्य क्रिया थी। इनसे पहले कुछ हेल्पिंग वर्ब का भी हम इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन सी होती है? जैसे कि होती है इज़, आर, एम, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड, विल, और भी ऐसी और भी हेल्पिंग वर्ब्स होती है, मॉडल वर्ब्स भी होती है। तो इस तरीके से इन सभी की जब जानकारी होगी, आपको नॉलेज होगी, इनका इस्तेमाल हम किस किस तरीके से करते हैं, इनके अपने रूल्स होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, सिचुएशंस होती है। टेंसेस जब पढ़ेंगे तो आप इनको और डिटेल में पढ़ पाएंगे और सीख पाएंगे। सारा का सारा अंग्रेज़ी का खेल इन्हीं वर्ब्स का है, इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स का है। और जो भी मेन वर्ब होती है, कुछ एक मेन वर्ब आपको याद करनी पड़ती है, तो उन वर्ब के साथ इनका अगर जोड़ हो जाए ना तो वाक्य कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए, ये तो हो गई हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रियाएं। तो थोड़ी बहुत हेल्पिंग वर्ब की जानकारी दी है, डिटेल में हम इनको आगे देखेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको 3 वर्ड्स का खेल बता रही हूँ जिसके थ्रू आप एक वाक्य सही तरीके से बना पाएंगे। उसके बाद ये जो है ना हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, उसके बाद आप इन पे काम करें तो आप आसानी से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। अब कुछ उदाहरण, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि और ज़्यादा आपको क्लियरिटी
हो जाए। जैसे कि यहाँ पर वाक्य है हिंदी में, वह क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलता है। कौन खेलता है क्रिकेट? वह खेलता है। वह यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया है। और वह क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। क्या से जब हम क्या बोलेंगे ना, तब जो आंसर निकल के आएगा ना, वो हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पर जो है क्रिकेट का है, ऑब्जेक्ट है। वह क्रिकेट खेलता है। खेलता यहाँ पर हमारे पास क्या है? वर्ब है, यानी कि क्या काम कर रहा है? खेलने का। और खेलने का काम किसके ऊपर हो रहा है? क्रिकेट के ऊपर। तो वो ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। और खेलना यहाँ पर, खेलता है यहाँ पर वर्ब हो गई। तो इस तरीके से आप वाक्य में पहचानें और फिर इन वाक्य को आसानी से आप क्या कर सकते हैं? इंग्लिश में बना सकते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा, इंग्लिश में है ये, फिर वर्ब और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। हिंदी में तो आप देखेंगे, यहाँ पर आपने देखा होगा, तो वर्ब तो क्या होता है? लास्ट में आपको देखने को मिलेगी अधिकतर वाक्य में, या लगभग जो वाक्य है सब में ऐसा ही होता है। कुछ एक वाक्य में थोड़ा कन्फ्यूज़न रहेगा, लेकिन वो तो बाद की बात है। शुरू में आपको वर्ब जो है वो लास्ट में ही मिलेगी। फिर है क्रिकेट, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है बीच में आपको मिलता है। और आपका फॉर्मूला 3 वर्ड्स का है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे, यानी कि वह था, तो यहाँ पर ही आ जाएगा। फिर वर्ब यानी खेलता है, तो खेलता की अंग्रेजी हो गई प्ले हो गई। ही प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पर आप एस लगा लें, इसके आगे एस नहीं लगाया गया है, तो ही प्लेज क्रिकेट। अब फिर क्रिकेट यहाँ पर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया है इस तरीके से। तो ये प्लेज आ जाएगा, क्योंकि हम जो होता है ही, शी, इट और नेम के साथ जो भी वर्ब आएगी ना सिंपल प्रेजेंट टेंस में, उसमें जो भी वर्ब आएगी उसके साथ एस लगाते हैं। तो ये आप पहले से जानते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। नेक्स्ट हम चलते हैं, जैसे वाक्य है तुम स्कूल जाते हो। तुम यहाँ पर सब्जेक्ट है। स्कूल जैसे मैंने बताया कि बीच में आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो स्कूल ऑब्जेक्ट है। और जाते हो यहाँ पर क्या हो गया? वर्ब हो गई है। तो अब हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे इंग्लिश में, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? तुम है, तो यू हो गया। फिर वर्ब यहाँ पर क्या है? जाते हो, यानी कि यू के साथ गो हो गया, यू गो। अब कहाँ जाते हो? स्कूल जाते हो, तो टू स्कूल हो जाएगा, गो टू हो जाएगा वर्ब, क्योंकि कहीं पर किसी जगह पर जाने की बात की जाएगी, गो के साथ हम टू को इंक्लूड करेंगे किसी प्लेस की तरफ। तो स्कूल जाने की बात की जा रही, तो गो टू साथ में आएगा और स्कूल यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं? बेसिक जो शुरुआती इंग्लिश है ना, वो छोटे छोटे सेंटेंसेस इसी से सीखेंगे। उसके बाद ही आप क्या करते हैं? टेंसेस पे काम करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है, उसको भी देख लें। क्या है? तुम जाते हो। तुम यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया और जाते हो यहाँ पर वर्ब हो गई। और बीच में यहाँ पर आप देखेंगे कि कहाँ जाते हो, तो ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा। अगर कहाँ जाते हो लिखा होगा तो वो बीच में होगा कि तुम स्कूल जाते हो, इस तरीके से जैसे ऊपर अभी देखा ना वो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हम लिखेंगे वर्ब, फिर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो भी हमारा वाक्य पूरा होगा, अधूरा नहीं होगा। तुम यानी कि सब्जेक्ट आ जाएगा, पहले यू आ जाएगा। जाते हो यानी कि गो, यू गो, यू गो। अगर कहीं प्लेस में जाने की बात की जाएगी, जैसे गो टू स्कूल लिखा ऊपर, तो उस तरीके से आ जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि वाक्य में ऑब्जेक्ट हो, वर्ब ज़रूर होगी लेकिन ऑब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है। फिर है वह बाज़ार जाएगा, वह बाज़ार जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? ही, यानी कि वह। तो ही जाएगा, जाएगा, ठीक है। गा के लिए हम लिख देंगे विल, गा की इंग्लिश विल हो जाएगी। फिर है जा की बात हो रही तो गो आ गया, और कहीं जाने की बात हो रही तो गो टू लग जाएगा। और कहाँ? मार्केट, ही विल गो टू मार्केट। तो मार्केट यहाँ पर हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं आप, एंड में लिखा जाता है। जब भी हम वाक्य बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट की एंट्री जो होगी वो एंड में ही होगी, उसको जगह एंड में वाक्य के अंत में मिलेगी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, इनके बारे में। अब हम चलते हैं वर्ब देख लें आप। वर्ब जो होती है ना, क्रिया, हम क्या से जब हम क्वेश्चन करते हैं ना, क्या करके, जैसे कि वाक्य में जो काम हो रहा है ना, तो वो
क्या काम हो रहा है, जैसे कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो खेलने का काम हो रहा है, तो क्या खेल रहा है, क्रिकेट। तो क्या काम हो रहा है, वाक्य में जो काम हो रहा है उसके लिए हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया वस्तु, यानी कि जो भी हम इंक्लूड करते हैं एंड में जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है, जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है, इफ़ेक्ट पड़ता है, वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो इनकी जब प्रैक्टिस करेंगे आपको पता चलने लग जाएगा। कुछ और एग्जांपल्स देख लें, जैसे कि मैं खेलने जाता हूँ, मैं खेलने जाता हूँ, तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा और बीच में आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा जिस पर काम हो रहा है, खेलने का हो रहा है, ठीक है। मैं खेलने जाता हूँ, जाना यहाँ पर क्रिया है, वर्ब है, क्लियर है। अब तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट आई, फिर हम लिखेंगे वर्ब आखिर में है जो गो टू, कहाँ, खेलने यानी कि प्ले। आई गो टू प्ले, मैं खेलने जाता हूँ, आई गो टू प्ले। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हम सेंटेंस को बना लेंगे। एक और एग्जाम्पल देख लें, कविता भोजन पकाती है। कविता आप देखेंगे 3 हिस्सों में अगर इसको डिवाइड करेंगे, बीच का हिस्सा हो गया, फिर एंड का पकाती है। तो अगर हिंदी में देखेंगे तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, लेकिन इंग्लिश में हम इस वर्ब को सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल देखें, कविता कुक्स फूड। अब कुक्स बीच में आ गई ना वर्ब, यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमको वर्ब की एंट्री करनी होती है। कविता कुक्स फूड। कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेंगे, जैसे कि तुम दौड़ते हो, यहाँ पर है तुम दौड़ते हो, तुम यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और दौड़ना यहाँ पर काम हो गया यानी कि वर्ब हो गई। तो यहाँ पर क्या है, आपको इन नंबर्स को हटा दें, आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो भी ये सही है, यू रन यानी कि तुम दौड़ते हो। लड़के स्कूल जाते हैं, लड़के जो है यहाँ पर है सब्जेक्ट, फिर बीच में है स्कूल जाते हैं तो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा और लास्ट में आपको वर्ब मिल जाएगी। बट इंग्लिश जब बनाएंगे हम तो हिंदी में तो आपको इस तरीके से मिलेगा, पहले सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट फिर वर्ब, लेकिन इंग्लिश में जब बनाएंगे तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमको वी यानी कि वर्ब की एंट्री करनी होती है, और जो भी एंडिंग में होता है ना, बचा कुछा ऑब्जेक्ट होता है वो एंड में आ जाता है। अब बॉयज़ गो टू स्कूल, यानी कि लड़के स्कूल जाते हैं, बॉयज़ गो टू स्कूल, इस तरीके से बना दिया। बॉयज़ यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, और गो यहाँ पर क्या है, गो के साथ टू लगाया है क्योंकि जाने की बात हो रही है किसी प्लेस में, स्कूल में, तो इसलिए हमने टू का यूज़ किया है। तो गो यहाँ पर क्या हो गई, वर्ब हो गई। वह लिखता है यानी कि ही राइट्स, ही राइट्स, लिखता है, क्या लिखता है, ये नहीं लिखा है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, ही राइट्स। लिखती है तो शी राइट्स हो जाता। तो इस तरीके से जब आप वाक्य बनाएंगे, और ये जो 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताए ना, SOV, यानी कि हिंदी में तो SOV होगा, लेकिन इंग्लिश में जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो सब्जेक्ट SVO हो जाएगा, SVO। आपको अभी प्लेस के बारे में बताया, ऑब्जेक्ट को आपको इंग्लिश में एंड में लिखना है और हिंदी में आपको वाक्य में बीच में आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो यहाँ पर एक बार मैं आपको वर्ब्स के बारे में भी बता दूं, जैसे कि वर्ब की जो मेनली 3 फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब ING फॉर्म को, SAES वाली फॉर्म को भी आगे इंक्लूड कर दिया है, लेकिन बिगनर्स के लिए, आप बिगनर्स हैं तो आप ऐसे ही समझे 3 फॉर्म्स के थ्रू, 3 फॉर्म्स की हेल्प से। तो सबसे पहले जैसे ड्रिंक हो गया, पीना, फिर ड्रैंक का मतलब पिया, ड्रंक का मतलब पी चुका है या फिर पी चुका था या पी चुका होगा, इस तरीके से इसका मीन निकलेगा। ईट का मतलब होता है खाना, एट का मतलब खाया, ईटन का मतलब खा चुका है या फिर खा चुका था या फिर खा चुका होगा। ऐसे ही कुक हो जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कुक मतलब पकाना, ठीक है, भोजन पकाना, जैसे कुक्ड का मतलब पकाया, कुक्ड का मतलब पकाया, ये सेकंड फॉर्म हो गई। और कुक्ड का मतलब भी पका चुका है या पका चुका था, पका चुका होगा, इस तरीके से ये सेंस जाएगा कुक्ड का, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो ये हो गई क्रियाएं, मुख्य क्रियाएं, यानी कि मेन वर्ब होगी। हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताई, इज, आर, एम, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैड, हैज, हैव। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई एजुकेशनल क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।